नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरिद्वार लोकसभा सीट की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस सीट का चुनावी समीकरण क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसकी भौगोलिक परिस्थितियां राजनीति के लिहाज से किस तरीके की हैं, वो कैसे प्रभाव डालती हैं वोट बैंक पर। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि यहाँ के वोटर का प्रोफाइल क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस बात से कि ये हरिद्वार नाम सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि ये बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैच करती हुई लोकसभा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हरिद्वार विधानसभा में हर की पैड़ी स्थान है, जो कि हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। मां गंगा के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पर आते हैं। कुंभ का मेला, अर्धकुंभ यहाँ पर लगता है। इसके अलावा यहाँ पे पिरान कलियर भी है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी की एक महत्वपूर्ण जगह है। उनके धर्म के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये जगह है पिरान कलियर। यहाँ पे उर्स होता है और जायरीन आते हैं यहाँ पे हर साल बड़ी संख्या में। इसके आईआईटी आईआईटी रुड़की इसी लोकसभा में है, वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वोटर्स की बात करें तो ज़्यादातर जो वोटर हैं, वोटर का जो प्रोफाइल है वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अर्बन पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, ग्रामीण यानी रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और ये जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर किसानी करते हैं, किसान हैं, और किसानों में भी वो गन्ना किसान है। गन्ना किसानों का एक इशू जो है वो मेजर इशू रहता है इस पूरे इलाके में, इस लोकसभा में भी, विधानसभा में भी। और यहाँ के जो नेता हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, उनके लिए एक एक मुद्दा रहता है, मसला रहता है गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ। तो इसके अलावा हरिद्वार का जो क्षेत्र है वह पंडा पुरोहित समाज है, उनकी संख्या ज़्यादा है। एक बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पर वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिला के कुछ इस तरीके का यहाँ का प्रोफाइल है। इसके अलावा एक इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर वो एक बड़ी महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखती है। आपने कई हॉलीवुड फिल्में देखी होंगी, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, सीरीज़ जो है बहुत पॉपुलर सीरीज़ है। लॉर्ड ऑफ रिंग्स आपने देखा, ग्लैडिएटर देखा होगा। तो उसमें आपने जो तलवारें और अलग अलग औजार, वो जो कवच उसके एक्टर्स पहनते हैं, वो सारी जो है वो रुड़की में बनती है। और रुड़की इसका हब है। रुड़की में इस एंटीक चीज़ों का बनाने का जो है वो हब है, एक बड़ी इंडस्ट्री इंटरनेशनल जिसकी पहचान है। तो ये हमने आपको बता दिया है रुड़की का ओवरऑल कि किस तरीके की है भौगोलिक परिस्थिति की। अब इसकी बात करते हैं। यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है इसमें। हरिद्वार लोकसभा का यूपी से लगता है इसका एक क्षेत्र। और आपको बता दूं कि हरिद्वार जो लोकसभा है, इसमें हरिद्वार की विधानसभा सीटें तो आती ही हैं, इसके अलावा 3 विधानसभाएं जो हैं वो देहरादून जिले की आती हैं। ये विधानसभाएं हैं डोईवाला, ऋषिकेश और धर्मपुर। बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभाएं हैं, इसके बारे में हम बाद में करेंगे। अब बात कर लेते हैं इस सीट के राजनीतिक इतिहास की। अगर राज्य बनने से पहले की बात करें, सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बनता है, उससे पहले की बात करें तो यहाँ पर जनता दल के सांसद रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने लंबे समय तक यहाँ से सांसद रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा बीजेपी के भी सांसद यहाँ से रहे हैं। लेकिन राज्य बनने के बाद 2004 में सबसे पहला लोकसभा चुनाव यहाँ पर होता है, तब ये सीट रिजर्व होती है। और ये अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व थी ये सीट। यहाँ से समाजवादी पार्टी के राजकुमार बाड़ी जो है वो चुनाव जीतते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जो है, जो आंदोलन हुआ उसमें सपा जो समाजवादी पार्टी जो है, उसके बाद राज्य बनने के बाद अभी तक यहाँ पर अपने पांव नहीं जमा पाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को एक विलन के तौर पर उत्तराखंड में देखा जाता है। गोलियां चली, जो आंदोलन में जिस तरीके की चीज़ें हुई, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, तो समाजवादी पार्टी को अब अभी तक पैर जमाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद पहले चुनाव में सपा ज़रूर जीती, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 2009 में चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस के हरीश रावत चुनाव जीतते हैं, जो कि उनके लिए एक बड़ी संजीवनी का काम करती है ये सीट। क्योंकि उनकी जो पारंपरिक सीट थी, अल्मोड़ा की सीट, जिससे वो सांसद रहे थे, वो रिजर्व हो जाती है। तो उसके बाद उन्हें हरिद्वार आना पड़ता है, हरिद्वार से बमुश्किल उनको टिकट मिलता है, और वो संजीवनी का काम करती है और ये सीट वो जीतते हैं। उसके बाद 2014 का
चुनाव है। 2014 के चुनाव में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री यहां से चुनाव जीतते हैं। 2019 में भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक यहां से चुनाव जीतते हैं और अब इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां से टिकट दिया गया है। तो ये इसका राजनीतिक इतिहास इस सीट का था। अब बात कर लेते हैं जातीय समीकरण की। जातीय समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है इस सीट के। जातीय समीकरण में अगर हम बात करें, सबसे पहले यहां पर 30% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं। इस लोकसभा में 30% मुस्लिम वोटर, जो कि अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा ओबीसी वोटर्स जो हैं वो 25% है। 25% के आसपास ओबीसी वोटर्स हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो जो एससी वोटर हैं, शेड्यूल कास्ट वोटर हैं, वो 20% के आसपास यहाँ पर शेड्यूल कास्ट वोटर है। उस शेड्यूल कास्ट वोटर को भी अगर हम बाइफरकेट करते हैं, जिसमें अलग अलग जातियां आती हैं इनकी, वाल्मीकि, पालसी, पाल हैं, चमार हैं, ऐसे अलग अलग जो जातियों को बाइफरकेट करें तो जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो है चमार जाति के जो शेड्यूल कास्ट है उनका आता है, जो कि पारंपरिक रूप से बीएसपी के वोटर हैं ये लोग। और अगर बीएसपी का कोई स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं होता है तो ये कांग्रेस की तरफ भी जाते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ बहुत कम इनका रुझान रहता है। वैसे ही वाल्मीकि वोटर्स भी हैं। तो इस तरीके का शेड्यूल कास्ट का समीकरण है। इसके अलावा सवर्ण जो हैं, जिसमें ब्राह्मण और राजपूत और बाकी कायस्थ बनिए जो हैं, उनकी बात कर लें तो 10% ब्राह्मण हैं, 15% राजपूत हैं। इस तरीके का समीकरण यहाँ पर बनता है। तो ये है जातीय समीकरण इस सीट का। और आप देखेंगे कि जो सैनी वोटर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी संख्या लगभग 25% के आसपास है, तो वो बीजेपी का वोटर है बेसिकली। और मुस्लिम वोटर्स तो आपको पता ही है कि कांग्रेस की तरफ उसका रुझान यहाँ पर रहता है। और इस जातीय समीकरण को पूरा जानने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे मुख्यतः जो टक्कर है इस संसदीय सीट में, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहती है। लेकिन एक तीसरी पार्टी है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि इन दो पार्टियों में से कौन सी पार्टी जीतेगी उसका आधार वो तय करती है। वो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। जी हां, बहुजन समाज पार्टी, जो कि पिछले 2019 के चुनाव में इनका वोट शेयर जो था वो 13% था। वोट शेयर की बात अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, जातीय समीकरण को हम पूरा कर लेते हैं पहले। तो ये जातीय समीकरण है। यहां पर जैसा मैं बता रहा था कि ओबीसी जो है यहां पर 25% है, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि जब प्रदीप टम्टा की सीट 2022 में खाली होती है, जो कि अल्मोड़ा से जिन्हें टिकट दिया गया है, वो राज्यसभा सांसद थे इससे पहले कांग्रेस की तरफ से। तो जब उनकी सीट खाली होती है तो यहां पे बीजेपी ने जो है वो सैनी समाज से जो ओबीसी हैं उनको राज्यसभा भेजा है। एक महिला है जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, उनका नाम है जिनका नाम है कल्पना सैनी। कल्पना सैनी को राज्यसभा भेजती है, क्योंकि ओबीसी वोटर 25% है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कल्पना सैनी को भेजा गया है। और ये जो ओबीसी वोटर है ये कोर वोटर है बीजेपी का। बीजेपी को ज़्यादातर ये लोग वोट करते हैं। तो इस तरीके की स्थिति जातीय समीकरण को लेकर ये स्थिति यहाँ पर है। और जैसे मैंने कहा कि बीएसपी एक, भले ही दोनों पार्टियों में टक्कर होती है यहाँ बीजेपी कांग्रेस, लेकिन जो बीएसपी है वो ये तय करती है कि इन दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी जीतने वाली है। हालांकि बीजेपी का अगर कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग होता है, माफी चाहूंगा, बीएसपी का अगर कैंडिडेट स्ट्रांग होता है तो उसका सीधा सीधा असर कांग्रेस के वोट पर पड़ता है। कांग्रेस को नुकसान होता है उससे और बीजेपी को फायदा होता है। वैसे ही इसका उल्टा है, जब बीएसपी कमजोर होती है तो कांग्रेस को फायदा होता है और बीजेपी को यहां पर नुकसान होता है। तो अब मैं वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेता हूं। 2019 से पहले मैं 2014 की बात करता हूं। तो 2014 में बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 50% 2014 में। और कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज यहां पर था वो 35% था। इसके अलावा जो बीएसपी है उसका वोटिंग परसेंटेज 9% था। अब 2014 की बात कर लेते हैं। तो 2014 में बीजेपी का माफी चाहूंगा, 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में जो वोटिंग परसेंटेज है बीजेपी का वो बढ़ता है, 52% होता है। इसके अलावा कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज है वो घटता है, वो जो कि 35% था वो 32% पे आ जाता है। इसके अलावा
जो बीएसपी है, बीएसपी का देखिए वोटिंग परसेंटेज 9 से सीधा 13% हो जाता है, 13 समथिंग कुछ परसेंटेज है, हालांकि उसे आप लगभग 14% कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। 14% वोटिंग परसेंटेज बीएसपी का आ जाता है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ही बीएसपी बढ़ती है, तो बीएसपी जब बढ़ी है तो जो कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो ये एक समीकरण है यहाँ पर। और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ का जो समीकरण है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो 3 सीटें हैं जो देहरादून ज़िले की हैं, बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं। इससे पहले एक चीज़ और मैं जोड़ लेता हूँ ये शुरू करने से पहले, कि बीएसपी का जो वोट है, जैसे मैंने 13%, अगर उसको हम नंबर्स में गिनेंगे तो ये 1,70,000 के आसपास का है। 1,70,000 समथिंग कुछ वोट इनको 2019 में बीएसपी को पड़ा था। अंतरिक्ष सैनी यहाँ से चुनाव लड़े थे, और कांग्रेस से अम्बरीश कुमार चुनाव लड़े थे, बीजेपी से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक 19 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा। 2014 में बात करें तो रेणुका रावत, जो हरीश रावत की पत्नी है, उन्होंने चुनाव लड़ा था, और बीजेपी से फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ही मैदान में थे। तो ये जो है अंतरिक्ष सैन, इनको और जो मार्जिन है 2019 में आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस के बीच हार जीत का जो मार्जिन है वो 2.5 लाख वोट के आसपास का है। 2.5 लाख वोट है, जिसमें से आप देख लीजिए कि बीएसपी 1,70,000 वोट लेकर आई है। तो बीजेपी को जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो होता है 3 विधानसभाओं से, जो कि हैं धर्मपुर, ऋषिकेश और डोईवाला। ये 3 सीटें हैं जहां से बीजेपी को जो 2019 में है, वो जो मार्जिन था इन विधानसभाओं में विक्ट्री का, वो इतना ज़्यादा था इन 3, मतलब लोकसभा चुनावों में जो वोट पड़े हैं, जो अंतर है इन 3 विधानसभाओं का, वो आप लगा लीजिए कि ऋषिकेश में तो 60,000 के आसपास है, 60,000 ज़्यादा वोट पड़े हैं बीजेपी को। डोईवाला में भी 40,000 के आसपास है। फिर ऐसे ही ऋषिकेश उसमें है, धर्मपुर में भी इसी तरीके से है, 30-35,000 के आसपास है। तो मतलब पूरा डबल का खेल है, पूरा जो वोट पड़ते हैं वो इतना गैप रहता है। हरिद्वार में भी कुछ इस तरीके का है, हरिद्वार बीजेपी का स्ट्रॉन्ग गढ़ है। इसके अलावा बीएचईएल बीजेपी का स्ट्रॉन्ग गढ़ है, रानीपुर हो गया। तो ये तमाम सीटें हैं। मैं आपको बता दूं कि तो जो 2019 का चुनाव हुआ था, तो 4 विधानसभाएं ऐसी थी जिसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी बीजेपी से, जिसमें पिरान कलियर है, ज्वालापुर है, भगवानपुर है और मंगलौर है। तो ये 4 सीटें हैं जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस ने बीजेपी से बढ़त बनाई थी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। इसके अलावा बाकी सीटों में, जैसे झबरेड़ा की सीट है, वहाँ पर आप देखेंगे जो बीएसपी जो वोट लेके आई है वो 26,000 के आसपास है, 20,000 से ऊपर। तो मतलब दो सीटें तो ऐसी हैं इन विधानसभाओं में जहाँ बीएसपी का दखल रहता है, वो 2 सीट जिसमें 20,000 से ऊपर है। बाकी रुड़की में 6,000 के आसपास वोट पड़ा है, हरिद्वार में 3,000 समथिंग कुछ वोट बीएसपी को पड़ा है, और ये जो 3 हैं धर्मपुर और धर्मपुर, डोईवाला, ऋषिकेश, इनमें 1200, 1500, 2000 के आसपास तीनों विधानसभाओं में के आसपास वोट पड़ा है। लेकिन जो बाकी जो विधानसभाएं हैं इनके अलावा, उनमें आप लगा लीजिए 10,000 से ऊपर सब जगह वोट पड़ा है बीएसपी को। तो बीएसपी कितनी स्ट्रांग है और किंग मेकर उसको कहें कि है, वो तो गलत नहीं होगा। तो ये समीकरण वहाँ पे बनते हैं। अब 3 विधानसभाएं जो धर्मपुर और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बीजेपी के लिए बड़ा रोचक मामला है, क्योंकि ये जो 3 विधानसभा, यहाँ पे पहाड़ी वर्सेस मैदानी वाला जो वाद है, वो जो सिस्टम है, वो लागू हो जाता है। और इसीलिए जो बीजेपी के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हरिद्वार सीट पे किसी पहाड़ी चेहरे को लेकर आना, क्योंकि वो जो 4 विधानसभाएं हैं जहाँ से जो कांग्रेस के कोर वोटर्स हैं, जो मुस्लिम वोट हैं, वो कोर वोटर्स हैं, वहाँ से उनको पड़ता है। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट वोट है वो भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के पास जाता है। विधानसभा चुनाव में तो हमने देखा कि काफ़ी संख्या में पूरे उत्तराखंड में शेड्यूल कास्ट वोट कांग्रेस की तरफ गया था, मुड़ा था। तो वो भी उनका एक कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से अगर वो किसी मैदानी मूल के व्यक्ति को हरिद्वार से चुनाव लड़ाती हैं, जैसे अलग अलग नाम चल रहे थे, मदन कौशिक का नाम चला था, यतीश्वरानंद का नाम चल रहा था, तो वो जो है वो भले ही वो हरिद्वार जिले में बढ़त बना लें, लेकिन जब वो इन 3 विधानसभाओं की तरफ आएंगे, जो कि बीजेपी का प्लस पॉइंट है, जो कि बीजेपी का गढ़ है, ये जो 3 विधानसभाएं हैं, यहाँ पर जब वो रुख करेंगे तो वहाँ पर
आइडेंटिटी क्राइसिस और ये जो पहाड़ मैदान वाला जो वाद है वो हावी हो जाएगा। और इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पहाड़ी चेहरा है और वो डोईवाला से विधायक भी रहे हैं और इन तीनों विधानसभाओं में उनकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं तो जो ये हरिद्वार ग्रामीण, हरिद्वार BHEL, रानीपुर, ये जो सारी विधानसभाएं जहाँ जहाँ पे बीजेपी को अच्छी बढ़त मिलती है, तो वो सारा कॉम्बिनेशन मिलके जो है वो इनके लिए एक अच्छी संख्या, अच्छा वोट ला सकता है और इसीलिए जो है पहाड़ी वोटर को प्रेफरेंस दी जाती है। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए जो 4 मुस्लिम बाहुल्य और जो सीटें हैं वो तो महत्वपूर्ण हैं ही। इस बार हरिद्वार ग्रामीण में भी 15,000 के आसपास BSP को वोट मिला था 2019 में, 15,000 के आसपास हरिद्वार ग्रामीण जो सीट है जहाँ से उनकी हरीश रावत की बेटी जो कि कांग्रेस की विधायक हैं हरिद्वार ग्रामीण, तो वहाँ अगर BSP जो, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, BSP अगर कुछ ऐसा खेल कर देती है, क्योंकि अभी तक BSP ने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो इंडिया अलायंस में आ रही है या नहीं आ रही है। अभी तक तो यही है कि नहीं आ रही है, लेकिन आचार संहिता लग चुकी है। यूपी में अगर हम देखें तो सपा ने भी सारी सीटों पे अभी अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को 17 सीटें जो दी हैं, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो सीटें हैं उसमें सपा ने अभी तक कोई कैंडिडेट अनाउंस, ज़्यादातर सीटों पे कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं। तो संभावनाएं अगर बनती हैं तो हरिद्वार सीट, वो जो राष्ट्रीय परिदृश्य बनेगा इस अलायंस का, उसका असर इस सीट पर पड़ना लगभग तय है। तो ये मोटा मोटा समीकरण है इस सीट का। तो ये लगभग मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में स्थिति क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके की ये सीट है, चुनावी समीकरण इस सीट में क्या रहने वाले हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर नाम अनाउंस नहीं किया है। हरीश रावत यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, करण मेहरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो टिकट मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हरीश रावत की तो ये पारंपरिक सीट रही है, उनका नाम भी है, लेकिन करण मेहरा अचानक से यहाँ से टिकट क्यों मांग रहे हैं, ये बात समझ से परे है। हरीश रावत ने अपने बेटे का नाम आगे कर दिया था, बीरेंद्र रावत जो हैं उनका नाम आगे किया था। हरक सिंह रावत जो कि भाजपा से एक बार फिर से कांग्रेस में आए हैं, वो भी यहाँ से टिकट मांग रहे थे, लेकिन ईडी वगैरह के छापे पड़ने के बाद वो थोड़ा सुस्त हो गए हैं। उनकी बहू अभी कांग्रेस छोड़ चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में देखिए तस्वीर किस तरीके की रहती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ से टिकट किसको देती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और बीजेपी ने तो यहाँ से अभी टिकट दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत को, BSP ने अभी यहाँ टिकट नहीं दिया है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मंगलौर सीट है वो इस समय वैकेंट है, वो खाली है, क्योंकि सरबत करीम अंसारी का देहांत हो गया था जो कि BSP के विधायक थे। और ये जो लोकसभा सीट है इसमें आप देखेंगे कि इसमें 2 विधायक जो हों BSP के हैं, 4 विधायक कांग्रेस के हैं इस हरिद्वार ज़िले में, बाकी जो विधायक हैं वो BJP के हैं। 14 विधानसभा सीटें जो आती हैं इसके अंदर, उसमें 2 BSP के हैं, 4 जो हैं वो कांग्रेस के हैं और बाकी सारे BJP के विधायक हैं। तो ये तस्वीर है हरिद्वार लोकसभा सीट की। उम्मीद है कि आपको कुछ इसमें से कुछ जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा कि क्या जातीय चुनावी समीकरण यहाँ का क्या रहने वाला है और किस तरीके से यहाँ पे प्रचार होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर, और कमेंट में हमें बताइए कि क्या इसमें क्या चीज़ें हम और ज़्यादा जोड़ सकते हैं जिससे ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाए ये वीडियो। और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। नमस्कार।